जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, उनके जो क्षेत्र क्षेत्र विस्तार है, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे। और भी मृदा निर्माण की प्रक्रिया को भी समझेंगे। ठीक है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी को समझते हैं। यहाँ पे मिट्टी या इसे मृदा कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी का अध्ययन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बताइए कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मृदा का अध्ययन जो है आपका पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा के अध्ययन को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम पेडोलॉजी। ठीक है, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मृदा का निर्माण ये जो, जैसे मान लिए यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान है, यहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान है। इस चट्टान को मृदा में परिवर्तित होने के लिए एक बहुत ही लंबे टाइम से, बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइम, बहुत अधिक टाइम लगता है। और टाइम के साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। अब प्रेशर वो जल का प्रेशर हो सकता है, हवा का प्रेशर हो सकता है। और उसके बाद में नदियाँ, नदियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्या चीज को करने में, इस चट्टान को तोड़ने में। तो चट्टान को तोड़ती है नदियों के द्वारा। चट्टानों का इरोजन किया जाता है, यानी कि एक बड़े से चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है। इसके बाद में तापमान, तापमान के द्वारा भी क्या होते हैं, चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि चट्टान का टुकड़ा हो पाता है किसके कारण, तापमान के द्वारा। हवा, हवा क्या करती है, जैसे मान लिए एक बड़ा सा चट्टान है, उस पर निरंतर हवा का प्रहार होते जा रहा है, तो वो चट्टान क्या हो जाती है, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट करती है। हवा, हवा भी इस चट्टान को तोड़ने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आगे वर्षा, वर्षा क्या करती है, वर्षा के द्वारा चट्टाने बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं, टूटते हैं। और टूटने के बाद में ये जो है, इनमें घिसाव भी होता है। घिसाव कहने का मतलब है हवा के द्वारा या बहुत सारी प्रक्रियाओं द्वारा, कोई मतलब मानव के द्वारा भी क्या उसमें घिसाव वगैरह किया जाता है। तो ये सभी जो है, ये सभी जो कारक हैं, ये इस चट्टान को तोड़ने में कार्य करते हैं। और इसमें एक लंबा टाइम पीरियड होता है, बहुत अधिक लंबी क्रियाओं से, लंबे टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है। ठीक, और ये चट्टान, ये बड़ा सा जो चट्टान था, ये चट्टान धीरे धीरे मतलब कि बहुत लंबे समय के बाद में एक छोटे 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 चट्टानों के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब इन छोटे छोटे चट्टानों पे भी सेम क्रिया होगा, इसमें भी प्रेशर लगेंगे, इसमें भी नदियों का प्रहार होगा, ताप लगेगा, हवा का प्रहार होगा। ठीक है, उसके बाद वर्षा के द्वारा ये टुकड़े होंगे, घिसाव होगा उत्पन्न, और लॉन्ग टाइम, टाइम भी बहुत अधिक लगेगा। फिर इसके बाद में ये और भी छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और छोटे टुकड़े पे, इन छोटे टुकड़े पर भी सेम प्रक्रिया, ये सेम प्रक्रिया इतने सारे कारक कार्य करते हैं। और कार्य करने के बाद में और छोटे टुकड़ों में इन्हें क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब ये जो छोटे टुकड़े हैं, इन छोटे टुकड़े पर भी सेम प्रक्रिया किया जाता है, मतलब कि ये प्रेशर लगता है। ये सब प्राकृतिक रूप से होता है, प्रेशर लगता है, इस पर नदियों का प्रहार होगा, नदियाँ इसे बहा कर दूसरे जगह ले आएगी। तापमान, ताप इस पे लगा तो एक बड़े से चट्टान को वो भंगुर कर सकता है। ठीक, हवा का प्रहार, हवा के द्वारा भी ये एक दूसरे से टकरा के टूटते हैं। उसके बाद वर्षा, तो वर्षा के द्वारा एक जगह से बह के दूसरे जगह चले आते हैं। घिसाव होता है, एक एक जैसे पत्थर है और एक पत्थर, दोनों में हवा के कारण क्या हो जाएगा, घिसाव उत्पन्न हो जाएगा। और लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम भी बहुत अधिक यहाँ पे लगता है। और लास्ट में आपका जाकर मृदा का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो मृदा के निर्माण के लिए आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं। तो कारक तो आप बताओगे कि मृदा निर्माण में प्रमुख कारक जिम्मेवार होते हैं, जिसमें से आप नदियों को ले सकते हैं, तापमान को ले सकते हैं। तापमान करने का मतलब कि वायुमंडल का तापमान ले सकते हैं, जो पृथ्वी के अंदर का तापमान है वो ले सकते हैं, चट्टानों का तापमान ले सकते हैं। ठीक है, हवा, हवा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्षा, घिसाव, घिसाव वगैरह की जो भी प्रक्रिया है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम, टाइम पीरियड का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, और ये सभी लास्ट में जाकर एक छोटे छोटे कण के रूप में, ये ही चट्टान छोटे छोटे कण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनसे मिट्टी की, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये हम समझ लिए। इसके बाद में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा ये वाले टॉपिक के बारे में, यानी कि मृदा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि मृदा में फसल उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, यानी कि मृदा में फसल उगाने के लिए कितना परसेंट कौन सा तत्व रहना चाहिए। तो तत्व में ये नाइट्रोजन, पी से क्या होता है, पी से
पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात कितना कितना होना चाहिए, ठीक। तो नाइट्रोजन किसी भी, जैसे मान लिए कि एक मृदा है जिसमें फसल उगने वाला है, ठीक है, फसल मतलब लगा दिया गया, तो उसमें बेस्ट परसेंटेज आपका हो सकता है इस सॉइल में 4% आपका क्या होना चाहिए, चार अनुपात अनुपात कह रहे हैं, तो यहाँ पे 4 भाग क्या होना चाहिए आपका नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग आपका क्या होना चाहिए, पोटेशियम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका है फसल के लिए, यानी कि यहाँ पे फसल कह सकते हैं, फसल के लिए ये वाला परसेंटेज है, ठीक। मतलब सॉइल में ये फसल के लिए, ठीक है। आगे आता है सीड्स के लिए। सीड्स कहने का मतलब कि जो बीज, अभी मान लिया हमें बीज लगाना है, हमें अभी अभी बीज का छिड़काव करना है, कहाँ पे, खेतों में जुताई प्रक्रिया द्वारा। तो इसके बाद में सीड्स लगाने के लिए आपका जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो बेस्ट अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। यानी कि 1 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग क्या चीज, पोटेशियम होता है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे पूछता है कि बताइए कि पीएच वैल्यू क्या होता है, मिट्टी की पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो मिट्टी के जो पीएच वैल्यू होती है ये 6 से लेकर 7.5 तक, मतलब कि 6 से 7.5 तक। आपसे बता दूं कि जो ये पीएच वैल्यू है, पीएच स्केल में अगर 7 से आप नीचे चलते हैं, यानी 7 से नीचे जाते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, क्षारीयता बढ़ती है। और 7 जो होता है, 7 न्यूट्रल होता है। तो मिट्टी जो रहनी चाहिए 6 से लेकर और 7.5 यानी कि 7.5 होना चाहिए, मतलब कि अम्लीय भी और थोड़ा क्षारीय भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 7.5 से अधिक हो जाए, नहीं 6 से कम हो जाए, 6 से जब कम हो जाएगा यानी 7 से कम, 6 तक रहेगा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट 6 से कम हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, 5 कुछ हो जाए, तो ये क्या हो सकता है, मिट्टी में अम्लीयता, एसिड की मात्रा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अब इस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एसिड की मात्रा को कम करने के लिए जिप्सम का छिड़काव कर दिया जाता है। क्या चीज का छिड़काव किया जाता है, जिप्सम का छिड़काव कर दिया जाता है एसिड की मात्रा को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा कि बताइए अगर मिट्टी में बेस की मात्रा यानी क्षारीयता बढ़ गई तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम चूना पत्थर का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि क्या बेस के लिए आप चूना पत्थर का उपयोग और एसिड के लिए आप जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं। ये जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 6 से लेकर और 7.5 तक, 6 से 7.5 तक क्या होता है पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल कितना होता है, 6 से 7.5, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेडोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी, ओके। तो ये यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ये नीचे वाला भी क्लियर हुआ कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। आगे इसको समझ लेते हैं। ये वाला जो है एक कह सकते हैं मिट्टी की परत, तो सबसे ऊपरी परत, उसके बाद वाला परत, उसके बाद को हम यहाँ पे क्या दिखाए हुए हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो ये परत है, तो ये परत इसको बोला जाता है ओ परत बोला जाता है। ओ यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल। ये जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला परत है इसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ऑर्गेनिक कहने का मतलब कि उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ह्यूमस कहने का मतलब ह्यूमस की मात्रा, इसमें उर्वरता जो होती है, फसलों की उर्वरता बहुत अधिक, काफी ज्यादा उर्वर होता है, फसलों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। सबसे ऊपरी परत, आप इसे भूप्रपट्टी भी कह सकते हैं। भूप्रपट्टी कहने का मतलब सब भूप्रपट्टी होता है, बट ऊपर वाला जो है ना इसमें ऑर्गेनिक सॉइल, ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये फसलों के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, ठीक। आप धान, गेहूं, चना, मटर, जौ, बाजरा इत्यादि को आप क्या ऊपर वाले इस भाग में ही क्या उगाते हैं, ठीक। ये जो होता है फसलों के लिए, फसल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट वाला पहला वाला भाग, ठीक है। दूसरा है ए परत यानी कि टॉप सॉइल। ए परत को टॉप सॉइल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, टॉप सॉइल। ए परत को क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है। और टॉप सॉइल जो होता है इसमें, ये टॉप सॉइल में, ये 2 नंबर वाले में पेड़ पौधों का जो जड़ होता है ना, जड़ यहीं तक गया रहता है। आपके पेड़ पौधों को देखिएगा, उसका जड़ कुछ बहुत नीचे तक रहता है, ठीक,
वो, और फसलों का जड़ उतना नीचे नहीं रहता है, कम कम दूर तक रहता है, फसलें यहाँ तक हो सकती है, इनका जड़ यहीं तक। लेकिन पेड़ पौधों का जड़ देखें तो पेड़ पौधों का जड़ नीचे तक गया रहता है। ठीक, तो ये जो जड़ है पेड़ पौधों को उगाने के लिए ये वाला टॉप सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप सॉइल जो है पेड़ पौधों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन से एक और पूछा जाता है, बताइए जो मिट्टी के अंदर में जो जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े जो भी हो गए, इनके अंदर रहते हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक में नहीं रहते हैं कभी भी, ये रहते हैं टॉप सॉइल में। कहाँ पे रहते हैं? टॉप सॉइल में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जीव जंतुओं के लिए बेस्ट मिट्टी की जो परत है कौन सी है? तो ए नंबर यानी कि टॉप सॉइल। आगे आगे आता है सब सॉइल। इस मतलब ये टॉप सॉइल के जस्ट नीचे वाला, इसे बी परत बोलते हैं। जस्ट नीचे वाला जो होता है इसे सब सॉइल कहते हैं। ये जो होता है इसमें भी जीव जंतुओं का हल्का मात्रा में क्या निवास कर सकते हैं, कुछ जीव जंतु इसमें भी निवास करते हैं। अगला आता है बर्ड सॉइल। बर्ड सॉइल सी नंबर जो परत है इसे बर्ड सॉइल कहते हैं। और सी नंबर परत में इसमें क्या होता है, इसमें चट्टान रहते हैं लेकिन छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों का। जैसे मान लिए ये चट्टान टूट कर ये बड़े से होगा इनसे, तो ऐसा इस टाइप के टुकड़े कहाँ पे रहते हैं? ये सी नंबर पॉइंट, सी नंबर जो परत है इसमें छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े रहते हैं, और जिसे बर्ड सॉइल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? बर्ड सॉइल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कितने परत? तो कुल 5 परत। कुल 5 परत, ऑर्गेनिक सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, बर्ड सॉइल। अगला होता है आपका डी नंबर रॉक सॉइल। रॉक सॉइल, रॉक का मतलब क्या होता है? रॉक का मतलब आप कह सकते हैं चट्टान है। तो चट्टानी मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, बड़े बड़े से चट्टान जहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसे हम डी नंबर यानी रॉक सॉइल कहते हैं। बड़े बड़े चट्टान वाले परत को क्या बोलते हैं? रॉक सॉइल बोलते हैं। ये जो होता है ना, ये धीरे 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 ऊपर में बर्ड सॉइल बनेगा, बर्ड सॉइल के बाद सब सॉइल, सब सॉइल के बाद टॉप सॉइल, टॉप सॉइल के बाद में अगला ऑर्गेनिक सॉइल का रूप ले लेता है। ठीक, तो ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फसल कहाँ पे उगाई जाती है? ऑर्गेनिक सॉइल। जीव जंतु ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये टॉप सॉइल में ज़्यादातर, कुछ मात्रा में सब सॉइल में भी। आगे है बर्ड सॉइल, छोटे चट्टान, और बड़े चट्टान कहाँ पे रहते हैं? रॉक सॉइल में। इतना आपका क्लियर हुआ। आगे जान लेते हैं इधर में ये जो है भारत की जो मिट्टियाँ हैं, भारत की जो मिट्टी है, इन मिट्टी को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो मिट्टी में कुल 4-5 प्रकार की मिट्टी पड़ेंगे जो भारत में पाई जाती है मुख्य रूप से। तो ये इस मिट्टी में सबसे ऊपर में, भारत के सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाका देखे, उत्तराखंड वगैरह। ठीक, उत्तराखंड, इधर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, असम वगैरह, ये सब जितने भी हैं। तो इस ऊपर वाले भाग में आपके क्या मिलते हैं? पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, जो क्या होते हैं बड़े लंबे पेड़ों के लिए, कह सकते हैं बहुत लंबे पर्वतीय वन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय वन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इसमें केसर की खेती कर सकते हैं, सेब, संतरा, जो भी ठंडे फल हैं उन सभी की मतलब बड़े बड़े पेड़ हम लगा सकते हैं। कहाँ पे? पर्वतीय वन, पर्वतीय मिट्टी में। ठीक है, अगला उसके जस्ट नीचे में आ जाए, ये वाला जो परत दिख रहा है आपका, तो ये परत है, इसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। इसे क्या बोलते हैं? जलोढ़। वैसी मिट्टी, जलोढ़ का मतलब वैसी मिट्टी जो जल के द्वारा बहा कर लाई गई है। जल के द्वारा, जैसे नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खादर मिट्टी और दूसरा होता है बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी और बांगर। तो जलोढ़ कितने प्रकार के? 2 प्रकार, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी जब जलोढ़ मिट्टी एकदम नया नया हो, यानी कि नए जलोढ़, अब भी नदियों के द्वारा बहा कर लाया गया जो मिट्टी है, एकदम नई मिट्टी, उसे बोलेंगे खादर मिट्टी। और मान लिया वही जलोढ़ मिट्टी जो नदी के द्वारा बही, ये कुछ दिन पुरानी हो गई, तो उसे बोलते हैं हम बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का? 2 प्रकार, खादर और बांगर। यूपी, बिहार, इधर में आपका देख ले झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इधर में पंजाब, हरियाणा वगैरह जितना का भी क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? आपके जलोढ़ मिट्टी। इस सब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़। पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में कोई मिट्टी पाई जाती है तो वो कौन सी मिट्टी है? आपके जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का, खादर और बांगर। अगला है, इधर में देख ले, तो ये जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, और इसे मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे आप ज़्यादा
फसलों को और पेड़ पौधों को नहीं उगा सकते हैं, उसमें कुछ कंटीले वन उगते हैं, जैसे में कैक्टस हो गया, खजूर हो गया, खजूर कैक्टस वगैरह जितने भी है कंटीले वन इसमें उगते हैं, ठीक, मरुस्थलीय मिट्टी में। इनका फैलाव ज्यादातर कहाँ पे है, राजस्थान साइड में, ठीक। आगे उसके नीचे में देखते हैं तो ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी, इसे बोलते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय, जो यहाँ पे आप देखिएगा ये वाली मिट्टी जो है यहाँ पे ज्यादातर महासागरों के द्वारा, मतलब इधर में जो अरब सागर है, अरब सागर का जो जल है यहाँ तक गया हुआ है, ठीक। और अरब सागर के सागर में तो आप नमकीन जल होता है जानते हैं। इस नमकीन जल के कारण ये वाली जो मिट्टी है, उन जल के कारण कैसी लवणीय यानी कि नमकीन हो गई है, ठीक। नमकीन मिट्टी, लवणीय मिट्टी। और ये जो होते हैं आपके कैक्टस वन, उसके बाद में मैंग्रोव वन, सुंदरी का पेड़ वगैरह, ये सब के लिए ज्यादातर इम्पोर्टेंट होता है। ये जो है गुजरात के कुछ, गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का जो रण वगैरह वो सब क्षेत्र है, वहां पे ये वाली मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, लवणीय मिट्टी, ठीक। आगे उसके नीचे में ये रेड वाली जो मिट्टी मिल रही है आपको, लाल कलर वाली, ये सब लाल कलर, इधर में भी लाल, इसे बोलते हैं काली मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। काली मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया आपका, इधर में केरला साइड में कुछ हो गया, ठीक। और इधर इधर राजस्थान, गुजरात वाला कुछ क्षेत्र इधर में आ जाए तो इधर में मेघालय, असम, मेघालय वगैरह वगैरह वाला क्षेत्र जो भी है, ये सब, तो ये सब के अंदर में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या आप कह सकते हैं रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का एक अलग नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, ऑप्शन में रहता है रेगुड़, तो आप रेगुड़ को टिक कीजिएगा, रेगुड़ मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी जनरली गन्ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कपास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। ये कहाँ पे, इसका क्षेत्रफल देख लीजिएगा, ठीक। आगे है, आगे में ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, इस सभी मिट्टी, ये सभी मिट्टी जो ज्यादातर लाल मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी, और रेड सॉइल बोला जाता है इसे, ठीक। और लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, लाल आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है, तो वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। बिकॉज आयरन जो होता है, लोहा, लोहा रेड कलर का होता है जनरली, ठीक। आगे इस साइड में ये जो मिट्टी मिल रही है, मतलब कि ये कोस्टल एरियाज वाले, कोस्टल एरियाज वाले जितने भी हैं, इन्हें दलदली मिट्टी कहते हैं। ये जो है दलदली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, दलदली। दलदली मिट्टी जो है यहाँ पे, ये नारियल फसल के लिए, नारियल के पौधे, मसालों वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। मसालों के लिए ये वाली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। और इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों, ये जो आते हैं केरल और तमिलनाडु, इधर में कर्नाटक वगैरह के जितने भी कोस्टल एरिया वाले क्षेत्र हैं, उन सभी में दलदली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। और इसको हम देख लिए तो भारत के प्रमुख मृदा क्षेत्र, ये सभी मृदा क्षेत्र थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।